आपा शमीम तो हमेशा से ही कशफ के लिए मुश्किलात पैदा करती आई हैं। इस बार अब्दुल बारी भी अपने बाप को बताने का फैसला कर लेता है। पहले जब कशफ के एग्जाम्स चल रहे थे, आपा शमीम ने जानबूझ के मासी को काम से छुट्टी दे दी थी ताकि कशफ घर के काम संभाले और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना कर सके। और रात को सारा खाना फ्रिज में रख के फ्रिज को लॉक लगा देती हैं। अब्बा जी आप ही बताएं, ऐसा तो अगर कोई गैर भी घर में आके रहे तो उनके साथ भी सलूक नहीं करता। और कशफ तो फिर इस घर की बहू है। लेकिन कशफ ने मुझे मना कर दिया था कि ताया अब्बा पहले ही बीमार रहते हैं, अगर आप ये सब उन्हें बताएंगे तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। ज़रा सोचें कि कशफ को बहू होते हुए भी आपका इतना ख्याल है, लेकिन आपा शमीम आपकी सगी औलाद है, इसके बावजूद भी घर का माहौल ख़राब किया हुआ है। हमारा नहीं तो कम से कम आपका ही कुछ लिहाज कर लें। अब शमीम जब देखती है कि एक के बाद एक उसके सारे राज अब्बा जी के सामने खुल रहे हैं तो उसे एकदम से डर पैदा हो जाता है कि अब्बा जी जो अभी तक तो मेरा साथ दे रहे थे, कहीं अपने बेटे और बहू का साथ ना देने लगें। इसीलिए अब्दुल बारी से कहती है कि अगर तुम्हें कशफ का इतना ही ख्याल है और इतनी ही तुम्हें अपनी बहन बुरी लगती है तो तुम दोनों घर छोड़ के आखिर चले क्यों नहीं जाते। अब्दुल बारी की अब बर्दाश्त खत्म हो जाती है और वो फैसला कर लेता है कि अब मैं इस घर में मजीद नहीं रहूंगा। लेकिन ये कशफ ही है जो अब्दुल बारी को समझाती है कि इस तरह के फैसले इमोशनल होके नहीं लिए जाते। आप ज़रा सोचें कि ताया अब्बा इतने बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, आप उनके इकलौते बेटे हैं, अगर आप भी बुढ़ापे में उन्हें छोड़ जाएंगे तो उनका सहारा कौन बनेगा। अब्दुल बारी कशफ के कहने पे रुक तो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी कशफ और अब्दुल बारी दोनों को एहसास हो जाता है कि अब्दुल बारी का घर छोड़ने का फैसला बिल्कुल ठीक है। अब इस घर में मजीद रहना अपनी ही तजलील कराने के मुतरादिफ है, क्योंकि अब्दुल बारी के अब्बा को तो ये फिक्र हो जाती है कि अगर अब्दुल बारी सच में घर छोड़ के चला गया तो मैं क्या करूँगा। जबकि शमीम अपने बाप से कहती है कि फिक्र ना करें, इतना ही गैरतमंद होता तो पहले का घर छोड़ के ना चला जाता, और इसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि खुद को और अपनी बीवी को अलग से पाल सके। अब ये सब सुनने के बाद कशफ अब्दुल बारी से कहती है कि आप कहीं और रहने का बंदोबस्त करें, मैं आपके साथ हूँ। जिसके बाद अब्दुल बारी अपने एक दोस्त से बात करके रहने का बंदोबस्त कर लेता है। अगले दिन जब मासी काम पे आती है तो शमीम आपा उसके सर हो जाती है कि मैंने तुम्हें सख्ती से मना भी किया था कि छुट्टी वाली बात किसी से ना करना, तुमने इसके बावजूद भी अब्दुल बारी को बता दी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि इसके बाद हमारे घर में कितना फसाद पड़ा है। मैं अब तुम्हारी काम से छुट्टी करने वाली हूँ। मासी को भी अफसोस होता है कि काश वो अब्दुल बारी को ना ही बताती, हालांकि उसने मिन्नत भी की थी कि ये बात शमीम बाजी को ना बताइएगा, वो तो मुझे काम से निकाल देंगी। बहरहाल मासी तो शमीम आपा की मिन्नतें करती है कि बाजी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन शमीम को कहाँ किसी पे तरस आता है। मासी से कहती है कि अपना इस महीने का हिसाब करो और दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। इत्तफाक से शमीम के अब्बा ये सब सुन लेते हैं, वो जो अभी तक अब्दुल बारी और कशफ को ही गलत समझते आए थे और अपनी बेटी शमीम की बातों में आके उनको अच्छा खासा सुनाते भी रहे थे, उनकी आंखें खुल जाती हैं कि इसका मतलब है शमीम पिछले तमाम दिनों मुझसे झूठ बोलती रही। इसने तो कहा था कि मासी छुट्टी लेके गई है क्योंकि उसके बच्चे की तबीयत खराब है, जबकि अब पता चला कि छुट्टी इसने खुद दी थी। अब जाके शमीम के फादर को बहुत अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी के कहने पे आके अपनी बहू और बेटे के साथ कितना गलत करते आए, उन्हें झूठा समझते आए, जबकि झूठी तो उनकी अपनी बेटी थी। और शमीम भी जब देखती है कि अब्बा ने सब बातें सुन ली हैं, उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। अब तो उसके पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं बचता सिवाय शर्मिंदगी के। जबकि दूसरी तरफ अब्दुल बारी और कशफ अपना सामान पैक करके जब अब्बा को मिलने आते हैं कि आज हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो अब्दुल बारी के अब्बा उसे सख्ती से कह देते हैं कि ये घर जितना शमीम का है उतना कशफ का भी है और तुम्हारा भी। कोई यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और आज के बाद घर में वही होगा जो कशफ कहेगी। कशफ से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं कि अगर हो सके तो अपने ताया अब्बा को माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं शमीम के कहने में आके तुम्हारे साथ कितना जुल्म कर रहा हूँ। और शमीम को साफ सुना देते हैं कि आज के बाद अगर तुमने कशफ या अब्दुल बारी के साथ कोई नाइंसाफ़ी की तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो, फिर अब्दुल बारी और कशफ के साथ मैं भी ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरी तरफ रज़ा की माँ पूछती है कि तुम शमाइला का किस गायनाकोलॉजिस्ट से चेकअप करवा रहे हो। रज़ा अपनी माँ के इस अचानक सवाल पे घबरा तो जाता है, लेकिन बड़ा चालाक इंसान है, फ़ौरन ही संभल के कहता है कि दरअसल वो शमाइला की दोस्त की एक जानने वाली डॉक्टर है, बहुत समझदार हैं।
शुमाइला उन्हीं के पास चेकअप के लिए जाती है। तो रज़ा की माँ कहती है कि जब से शुमाइला इस घर में आई है एक दफ़ा भी चेकअप के लिए नहीं गई, हालांकि इस हालत में तो रेगुलर चेकअप का कहती हैं गायनाकोलॉजिस्ट। रज़ा फौरन बात संभालते हुए कहता है कि अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, उसका तो चेकअप था, मैं उसे ले जाऊंगा। जिस पे रज़ा की माँ कहती है कि इस दफ़ा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ज़रा मुझे भी तो पता चले कि मेरी बहू और होने वाले बच्चे की सेहत ठीक भी है या नहीं। जिस पे रज़ा कहता है कि आपको क्या ज़रूरत है शुमाइला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं खुद ले जाऊंगा और आपको आके बता दूंगा डॉक्टर ने क्या कहा। लेकिन रज़ा की माँ सख्ती से कहती है कि जब मैंने एक दफ़ा कह दिया है कि मैं साथ जाऊंगी तो ज़्यादा जुबान चलाने की क्या ज़रूरत है। दूसरी तरफ शुमाइला है जो इस घर में आके बहुत खुश थी, लेकिन अब उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि हर चमकदार चीज़ सोना नहीं होती। वो तो रज़ा के ठाट बाट दौलत से मरूब होके उसके पीछे लग गई थी कि अगर मेरी इससे शादी हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। और यहाँ से सायरा को निकालने के बाद बहुत खुश होती थी कि वाह सायरा, क्या किस्मत पाई है मैंने, तुम्हारे शौहर के साथ साथ तुम्हारे घर पे भी कब्जा कर लिया है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे अंदाज़ा हो रहा है कि रज़ा की माँ जैसी सास के साथ गुजारा करना कोई आसान काम नहीं है। ये तो सायरा की ही हिम्मत थी जो अपने सास ससुर को भी बर्दाश्त करती थी और घर के सब काम भी करती थी। और अब शुमाइला को ये डर भी बैठ गया है कि जिस दिन रज़ा के माँ बाप को पता चला कि रज़ा ने झूठ बोला था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तो साफ नज़र आता है कि वो तो अगले ही दिन रज़ा को फोर्स करेंगे कि मुझे तलाक दे के यहाँ से चलता करे। जबकि शुमाइला जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुर्बत की ज़िंदगी से निकली है, दोबारा उस ज़िंदगी में वापस जाने का सोच के भी घबराती है। अब शुमाइला पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरह से रज़ा के घर से कुछ कीमती सामान चोरी कर ले कि अगर कल को ये लोग घर से निकाल भी दें तो कम से कम वो अपनी ज़िंदगी के बाकी के दिन सुकून से गुजार सके। और रज़ा के फादर ने तो बहुत पहले ही भांप लिया था कि वो सायरा ही थी जिसके सर पे हम सारा घर अकेले छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि वो एक ख़ानदानी समझदार सुलझी हुई बच्ची थी। जबकि शुमाइला की आंखों में ही भूख नज़र आती है और रज़ा की माँ को ख़ास तौर पे वार्न करते हैं कि कभी भी इसके सर पे घर को अकेले छोड़ के मत जाना। लेकिन लगता यही है कि शुमाइला बहुत जल्द रज़ा की माँ की तमाम ज्वेलरी निकाल के यहाँ से खुद ही निकलने वाली है। और उधर सायरा है जो अपनी प्रेगनेंसी का सुनने के बाद मिली जुली कैफियत में है। ना उसे समझ आती है कि उसे उदास रहना चाहिए, ना उसे समझ आती है कि उसे अपनी होने वाली औलाद का सुन के खुश होना चाहिए। जबकि कशफ, जुलेखा, मुनव्वर सभी इस बात पर बहुत खुश हैं कि उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तीनों मिलके सायरा को भी खुश करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन सायरा के अंदर से ये अफसोस जाता ही नहीं कि उसने जितनी भी कोशिश की रज़ा के दिल में उसके घर में अपनी जगह बनाने की, इतनी खिदमत की उसके माँ बाप की, लेकिन इसके बावजूद भी आज वो तन्हा है और रज़ा अपनी नई बीवी के साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो नाजरीन, अब लगता तो यही है कि जैसे ही रज़ा की माँ को पता चलेगा कि सायरा उम्मीद से है और तब तक शुमाइला भी अपने रंग दिखा चुकी होगी, रज़ा को भी अब अफसोस होता है शुमाइला से शादी करके और उसे याद आता है कि सायरा कितनी अच्छी थी, हर वक्त उसके आगे जी हजूरी करती रहती थी। यकीनन अब रज़ा और उसके माँ बाप सायरा के पास जाएंगे, हाथ जोड़ के उसे माफ़ी मांगेंगे और इज़्ज़त के साथ उसे घर वापस लाना चाहेंगे। लेकिन देखना ये है कि क्या सायरा रज़ा के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करती है या उससे अलग होने का। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।